हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के द्वारा आयोजित आज के इस 12 केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 3 में सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 3 की ओर पहुंचने जा रहे हैं और इस टॉपिक पर क्या क्या बात करने वाले हैं। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे किस टॉपिक पर चर्चा किया था उसको हम लोग देख लें। लास्ट क्लास में सॉल्ट ब्रिज के बारे में डिस्क्राइब किया था। सॉल्ट ब्रिज क्या था, क्या मेन फंक्शन था, क्या सिग्निफिकेंस है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो दो हाफ रिएक्शन होने वाले हैं उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन लेफ्ट और राइट के फॉर्म में और सॉल्ट ब्रिज के साथ, ये सीखा था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड की वह एबिलिटी जिस एबिलिटी से इलेक्ट्रॉन को लूज या इलेक्ट्रोड को गेन करे, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के दो प्रकार में होते हैं। सेल का ईएमएफ को मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, तो सेल का मेजरमेंट के लिए हमारा एक फॉर्मूला था, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई राइट साइड माइनस ई लेफ्ट साइड, यानी दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल गिवन हो तो हम सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। ईएमएफ से एक स्टूडेंट का फीडबैक फॉर्म में एक डाउट आया है, सर ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो भाई ईएमएफ, हर एक सेल का अपना एक वोल्टेज होता है, हर सेल का अपना एक पोटेंशियल होता है। उस पोटेंशियल वैल्यू को, उस वोल्टेज वैल्यू को ईएमएफ कहते हैं। तब कहते हैं ईएमएफ जब उस सेल के थ्रू से किसी भी सर्किट पर बाहर से कोई करंट फ्लो ना हो, यानी सेल के थ्रू से जब करंट फ्लो ना हो तो उस वक्त सेल की वह पोटेंशियल डिफरेंस, वह वोल्टेज कहलाता है उस सेल का ईएमएफ। हालांकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इस ईएमएफ के बारे में लोग एक्सप्लेन कर रखे हैं। ओके ना, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, हम किसी भी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ, यहाँ पर एक और बात हुई थी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, आपको याद होगा, जब 298 केल्विन के टेम्परेचर पर जब 1 मोलरिटी का कोई एक्वा सॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, तब कहेंगे उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल उस कंडीशन पर कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो, तो उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी स्टैंडर्ड होगा, और उस स्टैंडर्ड सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ये कैलकुलेट करना सीखे थे कि ई डिग्री सेल इक्वल टू ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, इसका न्यूमेरिकली बनवाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्लास में एक और टॉपिक पर बात हुआ था, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को मेजर किया जा सकता है। अब आप सोच सकते हैं एक सिंगल इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल मेजर करना आसान है या मुश्किल है। तो मैं कहूंगा कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना पॉसिबल नहीं है। बोलिए कि क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना। जब एक इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन लूज होगा तभी ना दूसरा इलेक्ट्रोड होगा, तब गेन करेगा। तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड में दोनों काम कैसे हो सकता है, एक इलेक्ट्रोड तो या तो ऑक्सीडाइज करेगा तो रिड्यूस करेगा। तो दो इलेक्ट्रोड रहेंगे तब ना एक में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज हम लोग एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना सीखेंगे। हमने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम है क्या, SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल SHE का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। SHE क्या आपको याद होगा, इसका कंस्ट्रक्शन में बताया था। हाइड्रोजन प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस का बबलिंग किया जाता है 1 बार के प्रेशर में, और 1 मोलरिटी का एक कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन HCl होता है। 1 मोलरिटी का HCl सॉल्यूशन पर यदि हम हाइड्रोजन गैस का बबलिंग करते हैं तो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और हमने वहां पाया था उसका सेल का, उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना लेना है, 0। क्यों 0 लेना है आपको पता है, क्योंकि ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, और इस तरह से उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। बस इसी 0 के आधार पर हम किसी भी इलेक्ट्रोड का, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके हम उसका पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। तो इतने सारे टॉपिक पर हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसमें से सबसे पहला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करना सीखेंगे। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके हम एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजरमेंट करना सीखेंगे। साथ ही हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, और लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या क्या एप्लीकेशन है, मतलब हम लोग किस किस रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। देखिए ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये एक अननोन हाफ है, नाम क्या है नहीं पता अभी थोड़ी देर के लिए। सर्किट अभी ओपन है, नॉट ए क्लोज, की आपका स्विच आपका ऑफ है, इसलिए वोल्ट मीटर किस तरह का कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, जीरो पे है। ओके, तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसे सीरीज में जोड़ दिया गया है इस हाफ इलेक्ट्रोड के साथ, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में फाइंड करना है। इसका तो हमें पता ही है जीरो है, हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है इस अननोन हाफ सेल। दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दिस इज द अननोन हाफ सेल। ओके स्टूडेंट, अब कैसे करेंगे, जैसे हम की को ऑफ ऑन करेंगे यानी क्लोज करेंगे, वैसे ये देखो वोल्ट मीटर का रीडिंग शो करेगा, यानी वोल्ट मीटर यहाँ के दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का काम क्या है, पोटेंशियल मेजर करना। इसकी पोटेंशियल कितनी होती है, 0.0 वोल्ट। ओके, तो यदि मान लिया जाए ये इलेक्ट्रोड जिंक है, जिस इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल मेजर करना है, और अब इसका हम कॉन्सेंट्रेशन कितना ले लिए, 1 मोलरिटी, कितना, 1 मोलरिटी का जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड कंडीशन, रूम टेम्परेचर पे ये काम हो रहा है। तो ये 1 मोलरिटी का जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और इसमें जिंक के इलेक्ट्रोड को हम इसमें डाल दिए, इमर्ज कर दिए, और हमने इसे सीरीज में एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड का हमने यूज कर लिया। अभी कोई रीडिंग वोल्ट मीटर दे रहा है नहीं, क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी हमारा स्विच ऑन नहीं हुआ है। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, देखिए आपका वोल्ट मीटर का कुछ रीडिंग दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग से पता चल जाएगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस इलेक्ट्रोड के बीच का कितना है। हम जानते हैं E डिग्री सेल इक्वल टू E डिग्री राइट, दिस इज राइट, और E डिग्री लेफ्ट, यानी कि E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड इक्वल टू E डिग्री सेल, हमको पता है। अब बताइए E डिग्री क्या है स्टूडेंट, E डिग्री सेल, तो ये E डिग्री सेल का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू हाफ सेल, जो ये वोल्ट मीटर रीड कर रहा है। इसकी क्या वैल्यू होगा, हम इसके थ्रू से फाइंड कर सकते हैं। ओके, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम जानते ही हैं, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो मान लिया जाए कि E डिग्री सेल इक्वल टू E डिग्री राइट और E डिग्री लेफ्ट, जैसे हम लोग जानते हैं इस फॉर्मूला को, तो यदि हमारा ये वोल्ट मीटर रीडिंग 0.76 वोल्ट मान लिया दे दिया पॉजिटिव में, 0.76 वोल्ट, यानी कि हमारा ये वोल्ट मीटर से रीडिंग कितना पता चला, 0.76 वोल्ट। जैसे हमने की को ऑन किया, हमारा रीडिंग शो कर रहा है 0.76 वोल्ट पॉजिटिव में। तो फॉर्मूला यूज किए 0.76, दिस इज द, बोलिए क्या, हाँ, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, और E डिग्री राइट कितना, दिस द राइट का स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना होता है, 0, क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और बताइए E डिग्री लेफ्ट, दिस इज द जिंक इलेक्ट्रोड। अब बताइए इस जिंक इलेक्ट्रोड का हम आसानी से E डिग्री पता लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता लगा सकते हैं, कितना मिलेगा, देयरफॉर E डिग्री यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड इज लेफ्ट इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू -0.76, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का हमें पता चला कितना, -0.76 वोल्ट, समझ आया। तो एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करके हमने इस जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को मेजर कर लिया। तो इस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल मिला हमें -0.76 वोल्ट, जिसे आप लिख सकते हैं जिंक से जिंक 2 प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए जरा ध्यान दीजिएगा, 0.76 वोल्ट किसका है, इस जिंक का है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 और ये -0.76, राइट। तो एक बात याद रखिए स्टूडेंट कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होता है वो कैथोड होता है, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है वो एनोड होता है, याद रहेगा। तो यहाँ कितना है, 0, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मिला, बोलिए -0.76, यानी ये होगा एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड। तो बताइए एनोड में कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह हम इस इलेक्ट्रोड का रिएक्शन लिख सकते हैं, जिंक सी जिंक 2 प्लस, है ना, 1 मोलरिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज कर रहा है। तो इस तरह से हम जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आसानी से मेजर कर ली। ओके, अब उसी तरह से यदि मान लिया जाए ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, अब हम जस्ट उल्टा कर दिए, अब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेफ्ट रखे हैं और कॉपर को राइट रखे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हर सब्सटेंस का अपना एक ऑक्सीडाइजिंग पावर और रेड्यूसिंग पावर होता है, कोई इजिली ऑक्सीडाइज कर सकता है, कोई इसलिए रेड्यूस कर सकता है। उस आधार पर यदि हम पाएंगे तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमें मिलेगा वो बोलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज्यादा मिलेगा, और ये पता चलेगा हमारा इस वोल्ट मीटर से।
हमने इस कनेक्शन, जब हमने इस सेल को बनाया तो जब हमने C को ऑन किया, वोल्ट मीटर का रीडिंग हमने जब देखा तो पाया कितना 0.34 वोल्ट। कितना 0.34 वोल्ट। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, ए डिग्री राइट माइनस ए डिग्री लेफ्ट। आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पर SHC को लेफ्ट क्यों रखा गया है, तो मैं बता दूं SHC को लेफ्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि इस SHC का यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो कॉपर इलेक्ट्रोड से ज्यादा होता है। ओके, तो इधर क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, इधर क्या करता है, रेड्यूस करता है ना। इसलिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेफ्ट रखे हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड को राइट रखे हैं। तो इस तरह से हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना पता चला, 0.34 वोल्ट इक्वल टू ए डिग्री राइट माइनस 0। हमें किस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, इस कॉपर इलेक्ट्रोड का। ओके, अब बताइए इसको सॉल्व कीजिए। तो ए डिग्री राइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 0.34 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट। बताइए 0 से ज्यादा या कम, बिल्कुल 0 से ज्यादा है। और अभी हमने आपको बताया था कि जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, जैसे दो इलेक्ट्रोड है, जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी ज्यादा होगी वो कैथोड होगा और जिसकी कम होगी वो एनोड होगा। ये बात याद रखना, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड होगा और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो एनोड होगा। आपको याद होगा ई डिग्री सेल की वैल्यू हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पार्ट 1 में आपको बताया कि सेल का EMF हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब होगा, जब ये वैल्यू ज्यादा और ये वैल्यू कम हो। ये ज्यादा मतलब क्या है, ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है, क्योंकि कैथोड होता है राइट में और एनोड होता है लेफ्ट में। तो ये वैल्यू ज्यादा ये वैल्यू कम, तब ना इसका वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है एनोड से। ओके, यानी इससे पता चलता है कि मान लो दो इलेक्ट्रोड आपको कह दिया जाए, जिंक कॉपर या निकेल कॉपर कुछ भी, और आपसे पूछा जाए कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन एनोड का रोल निभाएगा और कौन कैथोड का, तो आपको यहाँ देखना होगा कि दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में किसका वैल्यू कम है और किसका वैल्यू ज्यादा है। जिसकी वैल्यू ज्यादा है आप उससे बोलोगे कि वहाँ रिडक्शन होगा, और जिसका वैल्यू कम है उसका बोलोगे ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जो कम होता है वो एनोड होता है और जिसका ज्यादा होता है वो कैथोड होता है। तो इस तरह से एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड SHC का यूज करके हमने इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड कर लिया, कितना 0.34 वोल्ट। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह हमने क्या किया, एक SHC का यूज करके सभी इलेक्ट्रोड का, कॉपर का, निकेल का, आयरन का, जिंक का, जितना भी है सभी इलेक्ट्रोड का हमने क्या कर लिया, बताइए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर लिया। हमने क्या कहा था, एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना पॉसिबल नहीं है, अभी ये भी सिंगल नहीं है क्योंकि इसमें SHC यूज किया गया है ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, भले इसका पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल तभी ना इसका मेजर कर पा रहे हैं इस फॉर्मूला से, समझ आ रहा है। तो अब हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आसानी से मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके स्टूडेंट, नाउ तो इस तरह से हम देखें कि कॉपर का क्या हो रहा है, पर कॉपर हमारा कैथोड है जिसमें रिडक्शन रिएक्शन होगा, यानी कॉपर 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन टू फॉर्म कॉपर। इसको रिएक्शन में ऐसा लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए तो हमने अभी सीखा कि किसी इलेक्ट्रोड का, एक अननोन इलेक्ट्रोड का, मतलब एक अननोन पोटेंशियल की वैल्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब एक सवाल है कि सर कॉपर, यदि HCl में हम कॉपर डालें, HCl में यदि हम कॉपर डालें यानी एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कॉपर डालें, तो क्या कॉपर का कोई रिएक्शन होगा? जरा सोचिए कि रिएक्शन होगा या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि HCl में H+ है और कॉपर में Cu है। तो बताइए ऑक्सीडाइजिंग पावर कॉपर का ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन का? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉपर का जो पोटेंशियल जो आया 0.34 वोल्ट, और 0.34 वोल्ट का मतलब हुआ कि ये कैथोड है और कैथोड रिडक्शन रिएक्शन होता है, और रिडक्शन रिएक्शन होने के कारण ये सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन इसका नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी तरह का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कॉपर से कॉपर 2+ नहीं बनेगा क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये तो रेड्यूस ना होगा सर। तो कॉपर जो है ऑक्सीडाइज नहीं होने के कारण इसका कोई भी रिएक्शन इस HCl में नहीं हो पाएगा। समझ में आया मेरी बात? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कॉपर का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो हाइड्रोजन से क्या है, कम है। ठीक है, इसलिए कॉपर इस HCl के साथ किस तरह का कोई रिएक्शन नहीं करेगा, किस तरह का कोई आयनाइजेशन नहीं होगा, किस तरह का कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा
एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड का क्या करना शुरू किया, पोटेंशियल फाइंड करना शुरू किया। तो पोटेंशियल देखा किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का बहुत ज्यादा, किसी का बहुत ही कम, तो एक सीरीज बना, एक ऑर्डर में हमने उसको अरेंज किया, कम से ज्यादा क्यों, कम से ज्यादा क्यों। तो इसी सीरीज को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नहीं समझ में? चलिए डेफिनेशन में आते हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब स्टूडेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a large number of electrodes have been measured using standard hydrogen electrode। अभी हमने कहा था कि SHE का यूज करके, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड SHE का यूज करके किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या किया, सारे इलेक्ट्रोड का हमने SHE यूज करके सभी का पोटेंशियल फाइंड कर डाला। तो हमने पाया किसी का वैल्यू कम है, किसी का वैल्यू ज्यादा है, किसी का वैल्यू नेगेटिव में है, किसी का वैल्यू जीरो में है, किसी का वैल्यू पॉजिटिव में। जीरो किसका बताइए, जीरो, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ओके, तो हमारे पास क्या सीरीज मिला, नेगेटिव की वैल्यू मिली, पॉजिटिव की वैल्यू मिली। अब उन सारे वैल्यूज का हमने क्या करना शुरू किया, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका सीरीज बनाया, और वही सीरीज कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो हमने क्या कहा, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड हैव बीन मेजर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, दिस वेरियस इलेक्ट्रोड कैन बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और decreasing, ascending or descending order of their reduction potential as their electrode potential. The arrangement of element in order of increasing reduction potential values is called electrochemical series. It is also called activity series or sum typical electrode. क्या आप उस सीरीज को देखना चाहेंगे? तो चलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए, ये हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। हमने क्या कहा था, या तो इसे असेंडिंग में या तो हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या बनाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं। तो देखिए यहाँ लिथियम सबसे ऊपर और यहाँ देखिए सबसे नीचे फ्लोरीन है, दिख रहा। यानी लिथियम का बोलिए क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 और उसी फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, +2.87। अब बताइए नीचे से ऊपर की ओर आइए, देखिए नीचे से ऊपर हम आ रहे हैं, तो नीचे से ऊपर हम आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं बताइए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो हम देख सकते हैं -3.05, -2.393, -2.90, -2.87 बढ़ रहा है ना। नेगेटिव वैल्यू का कम होना मतलब वैल्यू का बढ़ना। तो बढ़ते 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 यहाँ बीच में देखो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है जानते हैं, 0। और उसके बाद हमारा कॉपर, आयोडीन है ना, आयरन, मरकरी, सिल्वर, मरकरी है ना। मरकरी का दो केस होता है, एक Ag2+ एक्वस में और एक Ag2+, एक सॉलिड फॉर्म एक लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, इस दोनों केस का अलग अलग हम आगे क्लियर करेंगे है ना कि ये ऐसा क्यों है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो है जनरली क्या होगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, बिल्कुल ऑक्सीडेशन। क्योंकि हमने क्या कहा था, जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी वो एनोड होगा और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगा वो कैथोड होगा। अब याद कीजिए गैल्वेनिक सेल में जिंक और कॉपर यूज किया था, राइट, जिसमें जिंक था एनोड और कॉपर था कैथोड। सही बोल रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर जिंक और कॉपर को ढूंढिए, ये जिंक यहाँ पर दिख रहा है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.76, सही है। और कॉपर देखिए, कॉपर का है +0.34। बताइए किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड होगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो कौन होगा, एनोड होगा। यानी दो इलेक्ट्रोड में हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा बाय यूजिंग ऑफ दिस सीरीज। दिस सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, चलिए थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक और आते हैं, इस सीरीज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर 1, the substances which are stronger reducing agent than hydrogen are placed above hydrogen in the series and have negative values of standard reduction potential। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही देख रहे हैं कि जीरो के जितने भी above है, ये जितने above यानी कि नेगेटिव वाले, वो क्या शो करेगा, स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज करता है वो कौन सा एजेंट कहलाता है, रेड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन था वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताइए अब जितने भी नेगेटिव वैल्यूज है वो कौन सा एजेंट शो करेगा, स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट। यानी इधर हमारा लिथियम जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट होगा और फ्लोरीन जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
आप यहाँ साइड से देखिए क्या लिखा हुआ है, टेंडेंसी फॉर रिडक्शन टू अकर, मतलब टेंडेंसी मतलब जो सबसे ज्यादा टेंडेंसी शो करेगा। देखिए ऊपर से नीचे आने पर, एरो देखिए नीचे है, यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं तो रिडक्शन करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। नीचे वाला का रिडक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी और ऊपर वाले का क्या होगा बताइए, ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, रेड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऊपर वाले जिसमें भी आपके इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाएगा वो कौन सा एजेंट शो करेगा बताइए, कहिए कहिए। तो ऊपर वाला जितना भी एलिमेंट्स है वो जनरली जो है वो रेड्यूसिंग एजेंट को शो करेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन नीचे बढ़ रहा है और इसका ऑक्सीडेशन ऊपर बढ़ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा होगा। तो द सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन द सीरीज एंड हैव नेगेटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि वो सब्सटेंसेस जिसका हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है उसे हम एक स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, हाइड्रोजन से ज्यादा वो रिड्यूस करेगा, है ना, और उसकी नेगेटिव वैल्यूज उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, नाउ ऑल दोज substances which have positive values of reduction potential, नीचे वाले की बात कर रहे हैं, all those substances which have positive values of reduction potential and placed below hydrogen in the series are weaker reducing agent than hydrogen। यानी हाइड्रोजन की तुलना में नीचे वाले जितने भी आपके सब्सटेंसेस हैं ये सारे के सारे सब्सटेंसेस की पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये हुआ कि नीचे वाले जितने भी आपके सब्सटेंसेस हैं वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, किसकी तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में। समझ रहे हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, द मेटल्स ऑन द टॉप मतलब ये जो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम और कैल्शियम जो देख रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ये हमारा टॉप पोजीशन का मेटल्स है। द मेटल्स ऑन द टॉप हैविंग हाई नेगेटिव वैल्यू, जिसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा है ना, of standard reaction potential have the tendency to lose electron readily, these are active metal। यानी ये जो एलिमेंट है, ये जो सब्सटेंसेस है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। ठीक है, आसानी से लूज कर सकता है, तभी ना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, आगे, और इसे कहेंगे एक्टिव मेटल। इसे क्या कहेंगे, एक्टिव मेटल। यानी लिथियम ज्यादा एक्टिव है किससे, पोटेशियम से, और पोटेशियम ज्यादा एक्टिव है किससे, बेरियम से, बेरियम ज्यादा एक्टिव है किससे, कैल्शियम से, और कैल्शियम ज्यादा एक्टिव है सोडियम से। यानी एक एक्टिवेशन सीरीज के फॉर्म में भी आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। द एक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सही है, ऊपर से नीचे आएंगे तो नेगेटिव की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और नेगेटिव वैल्यू जितनी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी उस मेटल की एक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी, यानी घटती जाएगी। ठीक है ना, तो ऊपर से नीचे आने से क्या होता है, मेटल की एक्टिविटी क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट पॉइंट, द नॉन मेटल्स ऑन द टॉप, सॉरी ऑन द बॉटम, अब देखिए नीचे देखिए, फ्लोरीन नॉन मेटल, द नॉन मेटल ऑन द बॉटम हैविंग हायर, क्या हायर, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल +2.87 है ना, फ्लोरीन एज अ नॉन मेटल। ओके, चलिए, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ रहा होगा। हैव द टेंडेंसी टू, जिसकी टेंडेंसी है क्या करने का, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन रेडली। आपको पता है कि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भरपूर होती है। यानी कहने का मतलब जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो कैथोड का रोल निभाएगा, क्योंकि कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। ओके, नाउ द एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिल्कुल सही। जब हमारा मेटल की एक्टिविटी टॉप टू बॉटम में घट रहा है तो नॉन मेटल की एक्टिविटी टॉप टू बॉटम में क्या होगा, बढ़ेगा ना, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो नॉन मेटल की एक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उम्मीद है सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गया होगा, और यदि कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप जब गूगल फॉर्म भरोगे तो उस डाउट को हमारे तक पहुंचाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जो हमने अभी सीखा, उस सीरीज का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, केमिस्ट्री के फील्ड में इसका कहाँ अप्लाई किया जाता है, इसके कौन कौन से एप्लीकेशन हैं। तो चलिए एक एक करके इसके एप्लीकेशन पर हम बात करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। यानी कोई भी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ को आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बताइए कैसे, क्योंकि यदि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया जाए, सीरीज दे दिया जाए, अब सीरीज आपके पास, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके पास है, तो क्या आप किसी सेल का ईएमएफ फाइंड नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड ईएमएफ?
मैं बता दूं कि आप जो भी वैल्यू आप देख रहे हैं प्लस और माइनस, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी कि वहां पर सभी का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल रखा गया और रूम टेम्परेचर से मेजर किया गया। तो उस सेल का क्या होगा? स्टैंडर्ड ईएमएफ। अभी हम जो भी बता रहे हैं स्टैंडर्ड के कंडीशन पे, यदि टेम्परेचर वेरी कर जाए, कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर जाए, तो उसके लिए अलग तरीका होगा उस सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए। हमारा यहाँ फाइल एप्लीकेशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे किसी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ को कैलकुलेट कर पाते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल, जिंक और कॉपर है, तो बताइए क्या उस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। बोले कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा गिवन है, कैथोड का भी और एनोड का। और आप जानते हैं फॉर्मूला E डिग्री सेल इक्वल टू क्या होता है? A डिग्री कैथोड माइनस A डिग्री एनोड। यानी जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और बोलिए एनोड का यानी कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानकर हम उस सेल का ईएमएफ का पता लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ E डिग्री प्रेजेंट स्टैंडर्ड, यानी डिग्री लगा होने का मतलब क्या हुआ? ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। और स्टैंडर्ड कब होता है? बार बार बता रहे हैं, स्टैंडर्ड तब होता है जब उसका कॉन्सेंट्रेशन, आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलरिटी हो और टेम्परेचर या तो रूम टेम्परेचर हो या 298 कैलोरी हो। ओके, नाउ सेकंड एप्लीकेशन, कंपेरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। बिल्कुल सही, अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया कि एक्टिविटी मेटल की ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है, तो उस आधार पर हम मेटल की रिएक्टिविटी को भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए कैसे, द मेटल हैविंग स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू स्मॉलर होगा यानी नीचे वाला, ओके, डिस्प्लेस मेटल हैविंग लार्जर रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ दैट सॉल्ट। ध्यान सुनना, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख रहे हैं मेटल है, पोटेशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम है। मान लिया हम पोटेशियम और सोडियम की बात करें, ठीक है, तो हमने क्या कहा? थोड़ा देर पहले फिर से रिपीट करते हैं इस बात को, द मेटल हैविंग स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉलर है वो आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो क्या करेगा? कैन डिस्प्लेस मेटल, वो मेटल को क्या कर सकता है? आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है, उस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो। कहां से? सॉल्यूशन से। बताइए क्यों? दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि द मेटल ऑक्यूपाइंग हायर पोजीशन इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस द मेटल लाइंग बिलो इट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। कहने का मतलब जैसे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और कॉपर है, तो कॉपर और जिंक, अब देखिए कॉपर को जिंक को डिस्प्लेस करेगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसकी पोजीशन कहां पर है। जैसे हमने कहा कि लिथियम और हम यदि बात करें सोडियम, तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05, ओके, और सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.71। तो ऊपर वाला जो लिथियम है उसका बोलिए रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या हुआ? ये कैथोड या एनोड होगा, बिल्कुल एनोड पर, तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा तो आयन में चला जाएगा। तो हमने क्या कहा? जब हमने कहा कि एक जिसकी स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी ज्यादा होगी, स्मॉलर मतलब नीचे ऊपर वाला, वो डिस्प्लेस कर सकता है किसके? नीचे वाले मेटल के सॉल्यूशन को। समझ आया? हमने कहा कि द मेटल हैविंग स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस मेटल हैविंग लार्जर रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। द मेटल ऑक्यूपाइंग हायर पोजीशन इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस द मेटल लाइंग बिलो इट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये स्टूडेंट कि ऊपर का यदि कोई लिथियम का कोई इलेक्ट्रोड है और मान लो सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, तो लिथियम सोडियम को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। और यदि सोडियम का मान लो कोई इलेक्ट्रोड है और लिथियम का कोई सॉल्यूशन है, तो ये कभी लिथियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। डिस्प्लेस वही कर सकता है जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो। तो बताइए इसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा? बोलिए होगा ना, क्योंकि ये -3.05 है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल काफी कम है। ये कैथोड होगा और कैथोड क्या होगा? सॉरी, ये एनोड होगा। एनोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करता है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिस मेटल का पोजीशन सबसे ऊपर होगा, वो दूसरे मेटल के सॉल्यूशन में उस मेटल को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड एप्लीकेशन, प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन की प्रेडिक्शन हम जान सकते हैं कि उसकी फिजिबल होगा या नहीं, मतलब वो उसका फंक्शन होगा या नहीं, उसकी फिजिबिलिटी होगी या नहीं, यानी इससे रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, ये हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बताइए कैसे? जैसे हम जानते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू ए डिग्री कैथोड माइनस ए डिग्री एनोड। क्या होता है?
स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू A डिग्री कैथोड माइनस A डिग्री एनोड, राइट। आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव आना मतलब फिजिबल है और नेगेटिव आना मतलब फिजिबल नहीं है। मान लिया हम कहीं गलती से जिंक को हम एनोड ना मान के कैथोड मान लिए, ठीक है, और कॉपर को हम बोलिए क्या कैथोड ना मान के एनोड मान लिए, और उसकी जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो बताओ इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी पॉजिटिव में आएगा? बिल्कुल नेगेटिव में आएगा। देख लीजिए, बताते हैं। If standard EMF come out to be positive, the given redox reaction will take place, and if A degree मतलब standard EMF of cell comes out be negative, the given reduction will not take place। मतलब किसी सेल का आप theoretically यदि आप EMF निकालते हैं और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब आपने प्रेडिक्शन सही किया, यानी आपने सही बताया कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है। अब यदि किसी गलती से कैथोड एनोड आप कंसिडर करना मतलब गलत आप मान लेते हैं तो उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू आपका नेगेटिव मिल जाएगा, और नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि उसमें रिडॉक्स रिएक्शन उसमें भाग नहीं लेगा। जैसे हम कहना चाह रहे हैं, जैसे हमने जिंक और कॉपर का हम यदि बात करें, जिंक और कॉपर हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एग्जांपल लिए थे, आपको याद होगा। जिंक तो था एक एनोड था और कॉपर क्या था, कैथोड था। थोड़ी देर लोग उल्टा सोचते हैं। उल्टा क्या सोचते हैं? हम जिंक को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कैथोड और कॉपर को मान लेते हैं एनोड। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर वैल्यूज देखिए, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज गिवन है, जैसे जिंक की वैल्यू कितना -0.76, राइट, और कॉपर की वैल्यू +0.34, ठीक है ना। अब यदि हम इसका A डिग्री EMF निकालेंगे, A डिग्री सेल निकालेंगे, तो A डिग्री कैथोड, कैथोड किसे माना है आप? जिंक को मान रहे हैं। तो जिंक का वैल्यू कितना है बताइए? जिंक का वैल्यू हमारा है, बोलिए -0.76, माइनस उसके बाद किसका वैल्यू रखेंगे बोलिए? जिंक के बाद एनोड जिसे आप कॉपर मान रहे हैं, कॉपर का कितना है +0.34, तो प्लस माइनस -0.34, तो ये माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या चीज आया? नेगेटिव आया। तो नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके हम रिडॉक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये फिजिबल होगा या नहीं, ये रिडॉक्स रिएक्शन भाग लेगा या नहीं। यदि E डिग्री सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फिजिबल है, पॉसिबल है, और यदि E डिग्री सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन भाग नहीं लेगा, मतलब इसमें किस तरह का कोई फंक्शन नहीं होगा। ओके, नाउ एप्लीकेशन नंबर 4। नेक्स्ट एप्लीकेशन 4 नंबर क्या है? ध्यान देंगे स्टूडेंट। टू प्रेडिक्ट द रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, मतलब ये कि कोई मेटल यदि डाइल्यूट एसिड में डूबा हुआ है तो फिर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा या नहीं करेगा, इसकी भी जानकारी हम ले सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। बताइए कैसे? बहुत ही सिंपल है। सब मेटल, कुछ मेटल की बात करें जैसे आयरन, जिंक reacts with dilute acid like HCl, H2SO4 to liberate hydrogen gas। यदि आयरन को, जिंक को यदि हम HCl के साथ या H2SO4 के साथ पास करें तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। लेकिन सब मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर जो नीचे है, कॉपर सिल्वर जो नीचे है, डू नॉट लिबरेट, ये कभी भी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करता HCl और H2SO4 में। कारण ऐसा क्यों? कहने का मतलब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो HCl और H2SO4 के संपर्क में आकर भी वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करता। अब सवाल उठता है क्यों? चलिए पता लगाते हैं। A prediction about ability of a given metal to produce hydrogen gas by its reaction with dilute acid can be easily made from the knowledge of electromotive series। इसको इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज ही बोलते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन जनरल एज, देखिए ये मेटल है और ये आपका हाइड्रोजन आयन है और ये हमारा Mn+ और यहाँ हाइड्रोजन। अब बताइए यहाँ क्या हो रहा है? इस मेटल का हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, ये मेटल का क्या हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और इस हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा सिल्वर, ये सिल्वर यहाँ है ना, और हमने कहा कॉपर, कॉपर भी नीचे है। बताइए हाइड्रोजन से नीचे है, ये हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल वो 0.0 है, और यहाँ पर इसका कितना वैल्यू है? 0.34 वोल्ट है कॉपर का। और तो हम ये देख सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल वैल्यू है वो 0 है, और सिल्वर और कॉपर जैसे का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 और 0.80 जो बहुत ज्यादा है। तो बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा? सोचिए। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होगा, बोलिए कि रिडक्शन होगा?
बिल्कुल सोचिए, तो हाइड्रोजन का यहाँ यदि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना है, यदि हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होना है किसी मेटल के साथ, किसी HCl के साथ, मेटल का HCl के साथ एक्शन होने से, तो कंडीशन ये होना चाहिए कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और जिस मेटल को हम वहां डाल रहे हैं तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। जैसे ये M है, तो ये M मेटल है जो वो मेटल है जो हाइड्रोजन के सीरीज के ऊपर है, जैसे आयरन है ना, जैसे जिंक है, आयरन जिंक, ये जिंक देख लीजिए, आयरन भी है और जिंक भी है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आपका माइनस में है, जो कि इस हाइड्रोजन से क्या है, कम है। और कम होना क्या होता है, एनोड जो ऑक्सीडाइज करेगा। तो बताइए यहाँ मेटल ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन यदि यही मेटल आपका हाइड्रोजन के नीचे वाला हो तो ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये उल्टा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जब रिड्यूस करेगा तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर पाएगा। समझ में? तो मेरा कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस को वही मेटल लिबरेट कर सकता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मेटल की तुलना में क्या हो, ज्यादा हो। और यदि कोई मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन की तुलना में क्या है, बोलिए, ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल की ज्यादा है, तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर पाता है। क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन तभी हो सकता है जब मेटल का ऑक्सीडेशन हो, और मेटल का ऑक्सीडेशन तभी हो सकता है जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में हो और कम से कम हो। ठीक है, समझ गया? तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें ये पता चलता है रिएक्शन में कि कौन सा मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ संपर्क में आके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, मुक्त करेगा, और कौन सा मेटल लिबरेट नहीं करेगा। तो ये बात याद रहना चाहिए कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा वो एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर सकता, क्योंकि उस कंडीशन में उस मेटल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा। Okay, now next application number 5 and last application, relating oxidizing and reducing power of various substances। अब बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, आप देख रहे हो कि ऊपर वाले का क्या हो रहा है, इजिली ऑक्सीडाइज, नीचे वाला इजिली रेड्यूस। तो आप बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप कंपैरिजन कर सकते हैं ना, रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को कंपैरिजन, मतलब रिलेटिव क्या बोल सकते हैं, कंपैरिजन दे सकते हैं ना कि कौन किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है और किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, कौन आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा और कौन आसानी से रिड्यूस करेगा। देखिए, substances with higher value of standard reduction potential have greater tendency to undergo reduction। सब्सटेंसेस क्या सर, विथ हायर वैल्यू, हायर मतलब नीचे वाले की बात करते हैं, फ्लोरीन। सब्सटेंसेस विथ हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, यहाँ F2 होगा, गलती से F2 हो गया है, जस्ट मिनट, थोड़ा हम करेक्शन कर ही लेते हैं। और यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ एक्चुअली में फ्लोरीन होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि सब्सटेंसेस विद हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। जिसकी रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितनी ज्यादा होगी उसका रिडक्शन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है पॉजिटिव में, है ना। तो फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन को क्या कहा जा सकता है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। लिथियम की बात करें, लिथियम प्लस आयन ऑन द अदर हैंड हैड लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। लिथियम सबसे ऊपर, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव में, सबसे कम है। तो लिथियम प्लस इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और कन्वर्सली लिथियम मेटल इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और इस तरह लिथियम को हम कह सकते हैं बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और फ्लोरीन को कह सकते हैं बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये थे आपके सारे एप्लीकेशन किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके सुनिए, रिपीट करके देखिए। घर में रहें, सेफ रहें, और इस लॉकडाउन ई पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासेस की कंटिन्यूटी को बनाए रखें।